कल हम लोग प्रस्थापनाओं पे बात कर रहे थे और ये कहा गया था कि प्रस्थापना इन एसेंस अपनी रजामंदी किसी कार्य को करने या कार्य से विरत रहने के प्रति दूसरे की जो अनुमति है उसे अभिप्राप्त करने के दृष्टिकोण से संज्ञापित करने को कहा जाता है। जब आप अपनी स्वतंत्रता, अपनी विलिंगनेस किसी काम को करने या न करने के संबंध में किसी अन्य को कम्युनिकेट करते हैं, संज्ञापित करते हैं, तो यह कहा जाता है कि आपने उसे एक प्रस्थापना दी है, क्योंकि आपने एक विलिंगनेस ये उसे कम्युनिकेट की है, अपनी इच्छा कम्युनिकेट की है कि हम ऐसा करना चाहते हैं या ऐसा नहीं करना चाहते, और आप मेरी इस विलिंगनेस के प्रति अपनी अनुमति ये अभिव्यक्त करें। जब इस दृष्टिकोण से आप अपनी विलिंगनेस किसी को बताते हैं, और बताने का ढंग क्या है? कम्युनिकेशन, संज्ञापना, यह है बताने का ढंग। और सुबह हमने जैसा कहा, जैसा हम अक्सर कहते हैं कि कानून जब किसी काम को करने का ढंग बताएगा तो आपको उसी ढंग से करना पड़ेगा। तो संज्ञापित करते हैं तो आपने प्रस्थापना दी है, ऐसा कहा जाता है। अब ये संज्ञापना, ये कम्युनिकेशन आप करेंगे कैसे? ठीक है, तो उसके संबंध में सेक्शन 3 ये कहता है कि चाहे प्रस्थापना, चाहे प्रतिग्रहण, और चाहे प्रस्थापना और प्रतिग्रहण इनके प्रतिसंग्रहण की सूचना हो। अभी हमने प्रतिग्रहण नहीं बताया आपको, प्रतिसंग्रहण भी नहीं बताया, लेकिन एक मोटी बात उसने तीनों बातों के बारे में कही है। उसने कहा चाहे प्रस्थापना की संसूचना हो, यानी प्रस्थापना कम्युनिकेट करनी हो, चाहे प्रपोजल को कम्युनिकेट करना हो, चाहे एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना हो, और चाहे रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, और आपका रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड प्रपोजल, इसे कम्युनिकेट करना हो, कुछ भी कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तीनों के कम्युनिकेशन का तरीका क्या होगा? तीनों के कम्युनिकेशन का एक ही तरीका कि आप कोई ऐसा काम करें जिस काम को किए जाने से आपका ऐसा आशय ये दर्शित हो कि आप प्रस्थापना की संसूचना करना चाहते हैं, ठीक है, या प्रतिग्रहण को संसूचित करना चाहते हैं, या प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों के प्रतिसंग्रहण को संसूचित करना चाहते हैं। आपका यह आशय प्रदर्शित होना चाहिए, दर्शित होना चाहिए। इसका मतलब आप कोई ऐसा काम करें जो काम खुले काम के तौर पर आपके द्वारा किया जाए, ठीक है ना, खुले काम के तौर पर। आप मन में प्रस्थापना की संसूचना उसे न दें, आप प्रस्थापना की संसूचना उसे इस प्रकार न दें कि केवल आप जाने के प्रस्थापना की संसूचना आपने उसे दी है और केवल वो जाने कि उसने प्रतिग्रहण के, ठीक है, या प्रतिग्रहण की संसूचना आपको प्रेषित की है। ऐसा न हो, ये बात आप दोनों के बीच नहीं रहनी चाहिए। इसलिए नहीं रहनी चाहिए क्योंकि भारतीय संविधान अधिनियम संविदा करने की प्रक्रिया इसको निर्धारित कर रहा है, और प्रक्रिया काम को ठीक ढंग से करने के लिए ही निर्धारित होती है, क्योंकि संविदा अधिनियम की जरूरत तो तब पड़ेगी जब दोनों में से एक मुकर जाएगा, वो कहेगा हमने संविदा नहीं की। दोनों अपने अपने भाग का पालन अगर संविदा में करते ही रहेंगे तो कानून की जरूरत ही कहां है, ठीक है। कानून तो, ये कानून की भूमिका ये तो तब शुरू होती है जब आप अपने कर्तव्य इसके पालन से विरत हो जाते हैं। जब आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तब कानून की जरूरत पड़ती है। सब अपने कर्तव्य का पालन करें तो कानून की आवश्यकता कहां है? तो जिस समय आपके कर्तव्य को निर्धारित करने की जरूरत पड़ेगी उस समय ये जानना जरूरी होगा कि क्या संविदा हुई थी। भाई संविदा के अंतर्गत आपका कर्तव्य निर्धारित किया जाएगा और संविदा प्रारंभ होगी प्रस्थापना से।
तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या प्रस्थापना कोई आपने दी थी, क्योंकि प्रस्थापना सिर्फ इस आधार पर नहीं मान ली जाएगी कि आपने अपने कार्य को करने की इच्छा या कार्य को न करने की इच्छा प्रतिग्रहीता को बताई थी, उस अन्य व्यक्ति को बताई थी, इससे नहीं होगा। उसकी अनुमति प्राप्त करने के दृष्टिकोण से उसे बताई थी या नहीं, और ये आप नहीं निष्कर्ष निकालेंगे, ये तो न्यायालय ऑब्जेक्टिव तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से निष्कर्ष निकालेगा कि पक्षकारों के मध्य जो संबंध है, पक्षकार एक दूसरे को जिस प्रकार के कार्य या कार्य से विरत रहने के संबंध में सूचित कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में उस प्रकार के कार्यों से क्या पक्षकारों में संविदा करने का आशय माना जाए या न माना जाए। जैसे पति ने पत्नी को संसूचित किया कि वो आज उसे शाम को खाना खाने ले जाएगा, तो पक्षकारों के बीच जो संबंध है, जिस प्रकार के कार्य को करने की बात कही गई है, इस प्रकार के वातावरण में और ऐसी परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति युक्ति संगत निष्कर्ष यही निकालेगा कि दोनों में संविदा करने का कोई आशय नहीं रहा है, ठीक है ना। तो संसूचित किया जाना ये खुले कार्य के माध्यम से होना चाहिए, ताकि अगर कोई संविदा में अपने कर्तव्य से हटना चाहे तो वस्तुनिष्ठ तरीके से यह जाना जा सके कि क्या संविदा की शुरुआत करने लायक प्रस्थापना हुई थी। इसके लिए आपको अपनी रजामंदी उस अन्य व्यक्ति को जैसे बतानी है, वो तरीका क्या होगा, संज्ञापना। आप संज्ञापित करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे अपनी रजामंदी को, और कम्युनिकेट करेंगे, सिर्फ इतना ही कहा है, यह नहीं बताया कि कम्युनिकेट कैसे करेंगे, सिर्फ इतना कहा कम्युनिकेट करेंगे। यह नहीं कहा कि कम्युनिकेशन कैसे होगा, ढंग क्या होगा कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन किसी भी ढंग से किया जाए, वो एक अपेक्षा तो करता है, और वो अपेक्षा क्या है कि जिस ढंग से भी कम्युनिकेशन किया जाए, वो ढंग इतना खुला होना चाहिए कि समाज को दिखे कि कम्युनिकेशन किया गया है, खुला होना चाहिए। ढंग कोई हो तो जो कम्युनिकेशन है, इसे करने के विषय पर आप ढंग अपना सकते हैं कि आप मौखिक तौर पर उसे बताएं, अपनी इच्छा को कम्युनिकेट करें मौखिक तौर पर उसे कि हम अमुक काम या अमुक काम से विरत रहना चाहते हैं, और आपकी अनुमति हम इस विषय पर प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा आप बोलकर उसे बताएं, यानी वचनों के माध्यम से बताएं। वचन दो तरीके से आप कर सकते हैं, मौखिक और लिखित, ठीक है ना। तो जब आप अभिव्यक्त रूप से उसे वचनों के माध्यम से अपनी प्रस्थापना को संसूचित करते हैं, तो आपने अभिव्यक्त वचन उसे दिया है, क्योंकि अगर वो अपनी अनुमति देगा तो प्रतिग्रहित कर लेगा। भाई अगर वो अनुमति देगा आपके कार्य या कार्य विरति के प्रति, तो प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो जाएगी, और जैसे ही प्रस्थापना प्रतिग्रहित होगी वैसे ही वो वचन बन जाएगी, जो आपको बताया जा चुका। तो आपकी प्रस्थापना तत्काल वचन में परिवर्तित हो जाएगी। तो ऐसा वचन कैसा कहलाएगा, अभिव्यक्त। और जो अभिव्यक्त वचन है यह भी दो प्रकार का हो सकता है, मौखिक और लिखित, ठीक है ना। मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से यह प्रस्थापना संबंधित व्यक्ति को कम्युनिकेट की जा सकती है, ठीक है ना। अब एक और तरीका, क्योंकि कम्युनिकेशन दो व्यक्तियों में संवाद यह सिर्फ शब्दों से नहीं होता, यह आचरण से भी दो व्यक्तियों के बीच संवाद होता है, ठीक है। आप अपने कंडक्ट से भी दूसरे से संवाद स्थापित कर सकते हैं। हमने आपने कहा कि अमुक चीज आप हमें देने को तैयार है, आपने मुंह से कुछ नहीं कहा, वो चीज दे ही दी हमें, ठीक है।
तो आपने कंडक्ट से हमसे संवाद स्थापित किया है, तो सिर्फ अभिव्यक्त वचनों के माध्यम से कम्युनिकेशन अपनी अनुमति का या अपनी प्रस्थापना का व्यक्ति करे, ये जरूरी नहीं है। प्रस्थापक इसके लिए जरूरी क्या है? कम्युनिकेशन अपने प्रपोजल का। कम्युनिकेशन का ढंग क्या हो, इस विषय पर संविधान अधिनियम कुछ नहीं कह रहा। कम्युनिकेशन का ढंग अभिव्यक्त वचन हो सकता है, और अभिव्यक्त वचन चूंकि लिखकर और मौखिक दोनों तरीके से हो सकता है, इसलिए संविधाएं मौखिक होती हैं और संविधाएं लिखित होती हैं। इसके अलावा जो प्रस्थापना को कम्युनिकेट करने का ढंग है, वो शब्द से कुछ भी न कहकर आचरण के माध्यम से प्रस्थापना को देने का यह भी हो सकता है। आप एक होटल में जाकर बैठे, तो आप बैठे जाकर, इसका सीधा सा मतलब है कि आप होटल में मिलने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने की प्रस्थापना कर रहे हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो ऑर्डर दिया ही नहीं था। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते। आपने उस स्थान पर बैठकर, जिस स्थान पर बैठने से ऑर्डर सर्व होता है, ठीक है ना, अपने आचरण से प्रस्थापना कर दी है उस व्यक्ति को जिसका होटल है। ठीक है ना, तो प्रस्थापना आपको कम्युनिकेट करनी है, लेकिन कम्युनिकेशन का ढंग आप कोई भी अपना सकते हैं। और इस बात को सिर्फ यहीं पर नहीं छोड़ा, सेक्शन 9 में उन्होंने इस बात को क्लियर भी कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक कि किसी वचन की प्रस्थापना, वचन शब्द क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रस्थापना आपने अनुमति प्राप्त करने के लिए दी थी उसे, और अनुमति जैसे मिलेगी वैसे प्रस्थापना वचन बन जाएगी। ठीक है ना, इसलिए यहां पर उन्होंने वचन शब्द का प्रयोग किया है। सेक्शन 9 में उन्होंने कहा कि जहां तक कि किसी वचन की प्रस्थापना या उसका प्रतिग्रहण शब्दों में किया जाता है, शब्दों में, शब्द चाहे लिखित हो और चाहे मौखिक हो, ठीक है, शब्दों में किया जाता है, वह वचन अभिव्यक्त कहलाता है। ठीक है, वह वचन अभिव्यक्त कहलाता है। और जहां तक कि ऐसी प्रस्थापना या प्रतिग्रहण शब्दों से अन्यथा किया जाता है, उसे आचरण आदि किसी का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि कानून में हमेशा ऐसी गुंजाइश छोड़ी जाती है या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि स्थितियां कितनी भी बदल जाएं, वे कानून की सीमा के भीतर आ जाएं। तो उसने सीधा कहा, उसने कहा कि जब क्या किया जाता है, वचन की प्रस्थापना या उसका प्रतिग्रहण शब्दों में किया जाए। ठीक है, शब्दों में किया जाए, शब्द लिखित हो मौखिक हो कैसे भी हो, तो प्रस्थापना या प्रतिग्रहण ये अभिव्यक्त है ऐसा बताया जाता है। और जब शब्दों से अन्यथा हो, चाहे आचरण के माध्यम से हो या किसी अन्य तरीके से हो, चाहे जैसे हो, लेकिन हो, ये एक युक्ति संगत मनुष्य कह सके कि नहीं, प्रस्थापना भी हुई थी और प्रतिग्रहण भी हुआ था। अगर ये दशा है और शब्दों का प्रयोग कम्युनिकेशन के लिए नहीं हुआ, तो फिर ऐसी प्रस्थापना और ऐसा प्रतिग्रहण विविक्षित रूप से संसूचित किया गया है, यह माना जाएगा, लेकिन संसूचना पूर्ण मानी जाएगी। ये संसूचना के विषय पर बात आई कि संसूचना आपको करनी है, और संसूचना का अर्थ क्या हुआ? खुले काम के माध्यम से आपको प्रस्थापना की सूचना दूसरे को देनी है। खुले काम के माध्यम से आपने नहीं दिया। खुला काम यानी घोषणा पूर्वक आप वो काम करें, तभी ये माना जाएगा कि आपने प्रस्थापना की संसूचना दी है। ठीक है ना? अगर खुले काम के माध्यम से आपने प्रस्थापना की संसूचना नहीं दी, तो संविदा का गठन संभव ही नहीं, क्योंकि प्रस्थापना दी गई ये माना नहीं जाएगा।
और संसूचना आप ऐसे कार्य के द्वारा दें जिस कार्य के द्वारा आप उसे संसूचित करने का आशय रखते हैं। तो भाग्यवश वो संसूचित हो गया प्रस्थापना से, ये नहीं, भाग्यवश नहीं, आप उसे संसूचित करने का आशय रखते हुए उस काम को करें, ठीक है ना, या संसूचित उसे करने का प्रयास रखते हुए उसे संसूचित करें। और जब आपके द्वारा आशय पूर्वक या प्रयास पूर्वक उसे संसूचित करने का प्रयास दिखाई दे कि आप अपनी प्रस्थापना से उसे संसूचित करना चाहते हैं, तभी केवल माना जाएगा कि प्रस्थापना हुई। प्रस्थापना उसके ज्ञान में आ गई, इससे मतलब हल नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि लालमन बनाम गौरीदत्त इसी विषय पर है। प्रस्थापना थी लेकिन प्रतिग्रहिता के प्रति थी, नहीं माना गया, क्योंकि प्रस्थापना प्रतिग्रहिता तक कभी पहुंची ही नहीं थी, तो प्रतिग्रहिता की अनुमति होने का कोई प्रश्न था ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका प्रस्थापना की संसूचना। अब आपसे जो पूछा जाता है, अक्सर करके वो पूछते हैं कि प्रस्थापना का आमंत्रण और प्रस्थापना, इसके बीच फर्क। प्रस्थापना का आमंत्रण अलग बात है और प्रस्थापना देना अलग बात है। प्रस्थापना देने का अर्थ यह हुआ कि अब हम संविदा में प्रवेश को तैयार हैं, कुछ भी और अब हम करना नहीं चाहते, सीधे हम संविदा में प्रवेश करने के लिए तैयार। और प्रस्थापनाएं हम आमंत्रित कर रहे हैं, अर्थात हम प्रस्थापनाओं पर विचार करेंगे और उसके बाद, ठीक है, किसी प्रस्थापना को प्रतिग्रहित करेंगे। तो प्रस्थापना का आमंत्रण देना अलग बात है और प्रस्थापना देना अलग बात है। तो आपसे अक्सर करके वो पूछते हैं कि दुकान के बाहर जो मूल्य सूची रखी है वो प्रस्थापना है या प्रस्थापना का आमंत्रण है। तो वो प्रस्थापनाओं का आमंत्रण माना जाता है, क्योंकि दुकान के बाहर जो मूल्य सूची प्रदर्शित है उसमें दुकान के अंदर रखी वस्तुओं के मूल्य तो लिखे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि प्रस्थापना, ठीक है, के रूप में आप जिस कमोडिटी को दुकान में उपलब्ध मान रहे हैं मूल्य सूची देखकर, वो दुकान में उपलब्ध भी हो। भाई उसी समय वो कमोडिटी खत्म हो चुकी है दुकान में, तो मूल्य सूची पर उसका मूल्य थोड़ी बिगाड़ दिया जाएगा। मूल्य सूची पर प्रस्थापना का आमंत्रण है जो दुकानदार की ओर से दिया गया। अब आप जब दुकान में घुसेंगे तो प्रस्थापना आप देंगे दुकानदार को, ठीक है ना, प्रस्थापना आप देंगे और प्रतिग्रहण आपकी प्रस्थापना का दुकानदार करेगा, क्योंकि दुकानदार को अपने लाभ और हानि को कम करने का अधिकार यह भी है। कोई आवश्यक नहीं है कि मूल्य सूची पर जो मूल्य प्रदर्शित है वो सिर्फ उसी पर अपनी दुकान में उपलब्ध माल को बेचेगा, उससे कम पर भी बेच सकता है। भाई उससे कम पर भी बेच सकता है, वो अपने लाभ को कम कर ले रहा है। मूल्य सूची पर जो मूल्य प्रदर्शित है दुकान, ठीक है, एक वस्तु का, उसमें उसे 10 रुपए बच रहा है, आपने उसे एक ज्यादा मात्रा में उसी वस्तु को खरीदने की प्रस्थापना दे दी। वो देखेगा कि हमें तत्काल इतने रुपए अगर मिल जाएं तो हम अन्य लाभदायक व्यापार उसमें लगा सकते हैं, तो 2 रुपए उसने कम कर लिए अपने लाभ के, ठीक है। तो प्रस्थापना आप उसे दे रहे हैं कि भाई 10 रुपए में नहीं 8 रुपए में लगाओ तो बात करो। प्रस्थापना आपने दे दी, ठीक है ना। उसने मूल्य सूची सिर्फ और सिर्फ प्रस्थापना का आमंत्रण है। मूल्य सूची के माध्यम से दुकानदार
आपको प्रस्थापना देने के लिए उत्साहित कर रहा है। वो सिर्फ ये बता रहा है कि हम प्रस्थापना इसका प्रतिग्रहण करने के लिए तैयार हैं। मूल्य सूची अपने में प्रस्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मूल्य सूची को आप प्रस्थापना मान लेंगे तो दुकानदार की वो शक्ति खत्म हो जाती है जिसमें उसे अपने लाभ को बढ़ा या घटा लेने की क्षमता प्राप्त होती है। और यह बात व्यापार के विरोध में जाती है। और संविदा काहे के लिए? व्यापार के लिए। संविदा तो व्यापार को संभव बनाने के लिए ही सामने आई है, और यह बात तो व्यापार की जो मूल आत्मा है उसी के खिलाफ जाती है। इसलिए मूल्य सूची कभी भी प्रस्थापना नहीं हो सकती। और फिर दूसरी भी बात, अगर मूल्य सूची प्रस्थापना है तो फिर मूल्य सूची इस पर जो वस्तुएं प्रदर्शित वो अनंत मात्रा में दुकान में होनी ही चाहिए, अनंत मात्रा में। क्योंकि हमें 100 कुंटल पता है इनके स्टोर में है, हम कहेंगे 200 कुंटल दो, हम तुम्हारी प्रस्थापना स्वीकार कर रहे हैं। हमें मालूम है 200 कुंटल है ही नहीं इसके पास, अब वो दे ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब जब दे ही नहीं पाएगा, अच्छा उसे भी नहीं मालूम, आप कहेंगे इस स्थिति में वो आपकी प्रस्थापना स्वीकार ही नहीं करेगा। ठीक है ना, उसकी दुकान में 1000 कुंटल था, बिक चुका है। ठीक है, बिक चुका है बाकी सब कुछ, अब 200 कुंटल नहीं बचा, और प्रस्थापना उसने प्रतिग्रहित कर ली तो संविदा के पालन के लिए दायी ठहराया जाएगा। इसलिए जो मूल्य सूची है ये कभी भी प्रस्थापना नहीं मानी जाती, बल्कि प्रस्थापनाओं का निमंत्रण ये माना जाता है। विभाग विभिन्न जगहों पर टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं, टेंडर जिसे हिंदी में निविदा कहते हैं। टेंडर में क्या हो रहा है? टेंडर प्रस्थापना नहीं है। ठीक है, टेंडर में जो टेंडर डाल रहा है, टेंडर आमंत्रित किए हैं विभाग ने टेंडर आमंत्रित किए, यानी विभाग ने प्रस्थापनाएं आमंत्रित की हैं। ठीक है, अगर भारतीय संविदा अधिनियम की भाषा में कहेंगे तो टेंडर क्या है? प्रस्थापनाओं का निमंत्रण। विभाग ने प्रस्थापनाओं को निमंत्रण दिया है। अब विभिन्न लोग अपनी प्रस्थापनाएं विभाग को देंगे, उन प्रस्थापनाओं में से किसी एक को वो प्रतिग्रहित करेंगे। ठीक है ना, टेंडर खुद में प्रस्थापना नहीं है। ठीक है, टेंडर निकालना, विभाग टेंडर निकालता है, और विभाग जब टेंडर निकालता है तो वो शर्तें बताता है कि इस काम को करने के लिए जिनके पास इतनी क्षमता हो वही टेंडर डालें, यानी प्रस्थापना वही दें जो इतनी क्षमता के व्यक्ति। क्योंकि तुमने प्रस्थापना दे दी, हमने प्रतिग्रहित कर ली। ठीक है, हमने कहा पुल बनना है मुख्य जगह, आपने प्रस्थापना दी, हम बना देंगे, हमने प्रतिग्रहित कर ली। 2 रुपए तुम्हारे पास है नहीं, बना तुम कैसे दोगे? अब तुम हमारे पास खड़े हो कि पैसे दो तो हम बनाएं, तो भाई काम तो तुमने अभी किया नहीं, तो हम पैसे तुम्हें क्यों दें? और पैसे हमने तुम्हें दिए, तुम भाग गए, अब हम तुमसे मुकदमा लड़ेंगे, पुल बनवाएंगे। ठीक है, तो हम आपकी आर्थिक क्षमता, हम कहेंगे नहीं, जो 10 लाख 20 लाख 50 लाख जिसकी हैसियत हो, जिसकी हैसियत प्रमाण पत्र 2 करोड़ रुपए का हो, वही टेंडर डालेगा, ताकि आप पुल की शुरुआत करो। जितना जितना आप बनाते जाओगे हम पेमेंट देते जाएंगे। लेकिन पहले आप बनाएंगे, और बनाने के लिए आपके पास क्षमता होनी चाहिए। किसी का भी, ठीक है, किसी की भी प्रस्थापना या किसी को भी प्रस्थापना देने का हक ये नहीं दिया जा सकता। तो टेंडर क्या है? ये प्रस्थापनाओं का आमंत्रण है, ये प्रस्थापना नहीं है। ठीक है ना, तो प्रस्थापना और प्रस्थापना के निमंत्रण, इसमें फर्क है।
चाहे मूल्य सूची हो और चाहे टेंडर हो, ये प्रस्थापनाओं का निमंत्रण है, ये प्रस्थापना नहीं है। और जहां तक प्रस्थापना देने के समय पक्षकारों के बीच संविदा करने का आशय, यह होना चाहिए, यह आवश्यक भाग है संविदा का, यह नहीं है। इस विषय पर हमने पहले ही क्लास में कहा था कि भारत में अभी भी यह एक खुला प्रश्न है। हालांकि हमारा उच्चतम न्यायालय भी इस जगह पर आ गया है कि उन्होंने कहा कि दो सक्षम व्यक्तियों के बीच, यानी धारा 10 जिन जरूरतों को बता रही है कि दो संविदा सक्षम व्यक्तियों के बीच प्रस्थापना दी गई, प्रस्थापना का प्रतिग्रहण हुआ, प्रतिफल यह निर्धारित हुआ और सब कुछ हुआ है संविदा की तरह से ही, तो फिर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि एक युक्तिसंगत मनुष्य उन परिस्थितियों में जो पक्षकारों के मध्य विद्यमान है, जिन परिस्थितियों में पक्षकार परस्पर प्रस्थापना दे रहे हैं, प्रतिग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, और प्रतिफल का भुगतान कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में एक युक्तिसंगत मनुष्य उन दोनों व्यक्तियों के बीच संविदा का होना या संविदा जन्य संबंधों का होना, यह मानेगा या नहीं मानेगा, और इस आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए। और जब इस आधार पर निर्णय करेंगे तो बात वही आ जाएगी कि कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां कोई युक्तिसंगत मनुष्य ये स्वीकार नहीं कर सकता कि पक्षकार परस्पर संविदा जन्य संबंधों को उत्पन्न करना चाहते होंगे, कोई नहीं स्वीकार करेगा। और कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां कोई युक्तिसंगत मनुष्य स्वीकार नहीं करेगा कि पक्षकारों के मध्य संविदा जन्य संबंधों को स्थापित करने का आशय नहीं था। कुछ स्थितियां ऐसी हैं। तो सीधी सी बात है, जैसे भागीदारी की फर्म चल रही है, एक भागीदार ने फर्म को व्यापार करने के लिए जो शेयर पूंजी में उसका होना चाहिए उससे अधिक पैसे दिए, उससे अधिक, तो भागीदार पागल हो गया है। भारतीय भागीदारी अधिनियम के मुताबिक अगर वो फर्म को उधार दे रहा है, ठीक है, अगर वो फर्म को उधार दे रहा है तो उस उधार पर ब्याज पाने का हकदार है, ठीक है, उस उधार पे, और लाभांश में भी वो हिस्सा प्राप्त करेगा जो हिस्सा उसका लाभांश में है। अगर फर्म को उधार नहीं दे रहा, तो वो फर्म की संपत्ति बन जाएगी। जो पैसा वो फर्म को देगा वो फर्म की संपत्ति हो जाएगी, और फर्म की संपत्ति जैसे ही हुई वैसे ही अन्य भागीदार उसमें बराबर के शेयर होल्डर हो जाएंगे। ब्याज तो गया भाड़ में, जो उसने उधार दिया वो और चला गया दूसरों के पास। तो ऐसा दान खाता जो चलाने को बैठा है वो व्यापारी काहे करेगा? व्यापार काहे के लिए? लाभ के लिए, कि दान खाता चलाने के लिए? तो मूर्खता की बात है। हम तो कई बार कहा करते, बोले फैक्ट्री लगेगी विकास होगा, अरे खाद विकास होगा? जो फैक्ट्री लगाएगा वो अपने लाभ के लिए लगाएगा, तुम्हारे विकास के लिए लगाएगा गधे हो। अरे फैक्ट्री लगाने के पीछे लाभ कमाना होता है, तुम्हारा विकास होता है। वो अपने लाभ के लिए जो विकास जरूरी समझेगा वो करेगा, तुम्हारे विकास के लिए विकास नहीं करेगा। ये बेवकूफी की बात। तो अगर पक्षकारों के मध्य संबंध कारोबारी दिखाई दे रहे और एक संविदा उनके बीच दिखाई दे रही है, तो कारोबारी संबंधों के बीच संविदात्मक संबंध स्थापित करने के लिए उस प्रकार के कार्य नहीं किए गए होंगे जैसा संविदा करने में होते हैं। यह सोचना थोड़ा नामुमकिन है। और अगर आप कहते हो कि नहीं, संविदा करने का आशय नहीं था, इस भागीदार ने जो अतिरिक्त पूंजी दी थी भागीदारी
फर्म को, ठीक है, वो संविदा के अधीन नहीं दी थी, ठीक है, बल्कि अपनी इच्छा से दी थी। तो यह साबित करने का भार आप ही पर होगा, ये आप ही पर होगा, ठीक है ना। जो इस बात को प्रतिज्ञात करेगा कि पक्षकारों के मध्य कारोबारी संबंध होते हुए भी उस प्रकार की गतिविधि जो सामान्य मामलों में संविदा को जन्म दे देती है, संपन्न होने पर भी पक्षकारों में संविदा करने का कोई आशय विद्यमान नहीं था, इसलिए संविदा नहीं हुई, यह साबित करने का भार आप पर ही होगा। अन्यथा कारोबारी विषयों में माना जाएगा कि संविदा हुई, क्योंकि एक युक्ति संगत मनुष्य इसी प्रकार से सोचेगा। और जहां पारिवारिक संबंध है वहां सेक्शन 25 आएगा, धारा 25 आएगी, वचन जो प्रतिफल के बिना भी संविदा है, उन स्थितियों को छोड़ दें। तो कोई भी युक्ति संगत मनुष्य पारिवारिक संबंधों की दशा में यह नहीं मान सकता कि व्यक्तियों के बीच संविदात्मक संबंध उत्पन्न करने का आशय रहा होगा। यद्यपि यह हो सकता है कि पारिवारिक रिश्तों में भी संविदात्मक संबंधों को उत्पन्न करने का आशय रहा हो, जैसा हम लोग पहले दिन चर्चा किया था कि जैसे पति पत्नी में मुकदमेबाजी चल रही है और मुकदमेबाजी के समापन के लिए एक दूसरे से संविदा की गई कि अमुक चीज हम तुम्हें दे देंगे, अमुक चीज हम तुम्हें दे देंगे। तो यहां पर स्थिति बदल गई, यहां पर स्थिति बदल गई, यहां संविदा जन्य संबंध परिवार में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। यहां बालफोर वर्सेस बालफोर, ठीक है, ये सारे मुकदमे परिवार में भी संविदा नहीं हो सकती, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो ये कहेगा कि पारिवारिक संबंधों में या सामाजिक संबंधों में संविदा थी, उसे साबित करना पड़ेगा कि संविदा थी। सामान्य नियम यह होगा कि यह माना जाएगा संविदा नहीं थी, क्योंकि एक युक्ति संगत मनुष्य ऐसे ही सोचेगा। और कारोबारी विषय जहां पर होंगे वहां पर यह मानकर चला जाएगा कि संविदा थी, ठीक है, संविदा करने का आशय पक्षकारों में रहा था और इसीलिए प्रस्थापना दी गई और इसीलिए सारी चीजें हुई। जो यह कहेगा कि कारोबारी संबंधों में संविदा करने का आशय नहीं था, उसे यह साबित करना पड़ेगा कि कारोबारी संबंधों में संविदा करने का आशय नहीं था। तो सीधी सी बात हो जाती है कि कारोबारी संबंधों में भी संविदा न हो, यह हो सकता है, पारिवारिक संबंधों में भी संविदा हो, यह भी हो सकता है, लेकिन सामान्य नियम यही होगा कि कारोबारी संबंधों में संविदा का अस्तित्व तो मानेंगे और पारिवारिक संबंधों में नहीं मानेंगे, ठीक है ना। लेकिन खुली बात क्या है, एकदम इधर या उधर ये नहीं कहा जा सकता। ये आज भी हिंदुस्तान में खुला प्रश्न है कि पक्षकारों के मध्य संविदा करने का आशय है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। भारतीय संविदा अधिनियम इस विषय पर कुछ भी नहीं कह रहा, ठीक है, लेकिन वही संबंधों को देखकर एक युक्ति संगत मनुष्य ऑब्जेक्टिव तरीके से इस बात को निर्धारित करेगा। युक्ति संगत मनुष्य मीनिंग न्यायालय, न्यायालय ऑब्जेक्टिव तरीके से इस बात को निर्धारित करेगा कि पक्षकारों के मध्य संबंधों की स्थिति, उनकी परिस्थिति और सारी चीजों को देखकर क्या माना जाए, उनके भी संविदा थी यह माना जाए या उनके भी संविदा नहीं थी यह माना जाए, और फिर न्यायालय जो कुछ मानेगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट साबित करने का अधिकार या अवसर पुराने एविडेंस एक्ट की धारा 102 में आपके पास आ जाएगा कि जिसका मामला असफल हो जाएगा उस पर फिर साबित करने का भार, उस पर सबूत का भार, साबित करने का भार तो कभी नहीं बदलता, उस पर सबूत का भार चला जाएगा और वो साबित करे, ठीक है। तो संविदा करने के आशय के विषय पर उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि धारा 10 की आवश्यकताएं अगर पूरी हैं और पक्षकारों की स्थिति को देखते हुए यह माना जा सकता है कि संविदा हुई होगी तो मानी जाएगी संविदा हुई, और धारा 10 की आवश्यकताएं पूरी होने पर पक्षकारों की स्थिति को देखते हुए अगर यह माना जा सकता है कि संविदा नहीं हुई तो नहीं हुई, ठीक है। तो यह आपका प्रस्थापना। अब प्रतिग्रहण देखें, प्रतिग्रहण में क्या कहता है, कहता है जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की गई है, यानी पहली लाइन स्पष्ट कर देती है कि प्रतिग्रहण करने का हक किसे है।
सबको नहीं है। कोई भी प्रतिग्रहण नहीं करेगा प्रस्थापना का, ठीक है। कहता जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई कही जाती है। यानी प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई नहीं कही जाती, ऐसे भी कह सकते हैं। कहने का तरीका यह भी हो सकता है कि प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई नहीं कही जाती यदि वह प्रस्थापना उसके द्वारा प्रतिग्रहित की जाती है जिसको, ठीक है, वह प्रस्थापना नहीं की गई है। या यूं कह दें, प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई नहीं कही जाती यदि वह उस व्यक्ति के अतिरिक्त जिसे वह की गई है किसी अन्य के द्वारा प्रतिग्रहित की जाती है, तो प्रतिग्रहित हुई नहीं कही जाती। ठीक है, क्यों नहीं कही जाती? क्योंकि कानून ने प्रस्थापना को प्रतिग्रहित करने का अधिकार उसी को दिया है जिससे वो की गई है, और कानून जो कह रहा है बस वही सर्वोच्च है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारा मन नहीं, आपका मन नहीं, न्यायालय का मन नहीं, किसी का मन नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। कानून ने कहा कि प्रस्थापना, जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई कही जाती है। इसे ट्रांसफॉर्म कर दें, ठीक है, रूपांतरित कर दें, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दें। जब ट्रांसफॉर्मेशन करके इसी सेंटेंस को कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई नहीं कही जाती जब वह उस व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा प्रतिग्रहित की जाती है जिसको वह दी गई थी या जिसको वह संज्ञापित की गई थी, इस दृष्टिकोण से कि वो अपनी अनुमति दे। ठीक है, तो जिससे की गई थी वही तो अनुमति देगा, वही तो प्रतिग्रहित करेगा प्रस्थापना को। उसकी ओर से कोई और कैसे कर सकता है? या तो वो अधिकृत करे, ठीक है ना, अधिकृत करेगा तो वो उसका एजेंट हो जाएगा, और एजेंट का कार्य मालिक का कार्य है, वो बात अलग हो जाएगी। लेकिन अगर उसने किसी को अधिकृत कर ही नहीं रखा है तब तो उसी को प्रतिग्रहित करना पड़ेगा। अगर उसके अलावा किसी अन्य ने प्रतिग्रहित की है तो प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई कैसे मान लें? क्योंकि कानून उसको मान्यता नहीं दे रहा। वो कानून कहता है कि ना प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई तभी कही जाती है जबकि वो करे जिससे वह की गई है, जिससे। इसका मतलब और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है ना। न सिर्फ वो प्रतिग्रहित करे बल्कि क्या करे, अपने प्रतिग्रहण के तथ्य को संसूचित भी करे। और संसूचित करे शब्द वही आ गया कि प्रस्थापना जैसे संसूचित की गई थी ऐसे ही आप प्रतिग्रहण के तथ्य को भी संसूचित करेंगे। किसे करेंगे? जिसकी प्रस्थापना को आपने प्रतिग्रहित किया उसी को तो करेंगे, ठीक है। आप संसूचित करेंगे तो संसूचित का मतलब वही आ जाएगा, खुला काम करेंगे आप, खुला काम, ऐसा काम जिसके गवाह उपलब्ध हो सके, ठीक है। और ये हम नहीं कर रहे, धारा 3 कह रही है। हमने आपसे पहले ही कहा कि वो प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण की संसूचना और प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों के प्रतिसंग्रहण, इन सबकी संसूचनाओं का ढंग एक ही बता रही है कि आप इनकी संसूचना किसी ऐसे कार्य के माध्यम से करेंगे जिसके माध्यम से आप संसूचना करने का आशय रखते हैं या संसूचना करने का प्रयास रखते हैं। आप ऐसे कार्य के माध्यम से करेंगे, यानी साशय कोई काम करेंगे, ठीक है ना, साशय कोई काम करेंगे और उस काम के माध्यम से संसूचना देने का प्रयास करेंगे। उसे मिली या नहीं मिली पता नहीं, आपने फोन किया,
उसने सुना, ठीक है, उसने सुना, लेकिन उसकी तरफ उसका जो फोन का इंस्ट्रूमेंट था, नेटवर्क नहीं, उसके फोन का इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया था, ठीक है ना, इसलिए वह प्रतिग्रहण की संसूचना को सुन नहीं पाया प्रस्थापक। लेकिन प्रतिग्रहण की संसूचना हो गई है प्रस्थापक को। क्यों? इसलिए क्योंकि प्रतिग्रहीता ने, जिसने प्रस्थापना को प्रतिग्रहित किया, उसने अपने प्रतिग्रहण के तथ्य को एक खुले कार्य के माध्यम से, ठीक है, जिसके द्वारा वो प्रतिग्रहण को संसूचित करने का आशय रखता था, उसे संसूचित करने का प्रयास कर दिया, उसे संसूचित करने का प्रयास किया, उसने संसूचित नहीं हुआ, क्या करें बताओ, ये उसका भाग्य। लेकिन संसूचना पूरी हो गई है क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट पे खराबी आई। खुला काम इसलिए मानेंगे क्योंकि इसका सबूत उपलब्ध हो जाएगा। क्या तत्कालीन समय पर, अरे भाई उसकी फोन की वो क्या होती है, ठीक है, क्या होती है, हाँ जो भी होती है, CDR, ठीक है ना, CDR निकल आएगी और उससे तय हो जाएगा कि इस फोन पर उस समय कोई सूचना आई, मतलब सूचना तो नहीं, बात हुई या नहीं, इतना तो एविडेंस मिलेगा, उससे बात तय हो जाएगी, ठीक है। तो संसूचना का आशय, संसूचना का प्रयास, ये आपकी ओर से किसी कार्य के माध्यम से किया जाना चाहिए, और यदि आपने ऐसा किया तो संसूचना हो गई, ठीक है ना। लेकिन प्रतिग्रहण के तथ्य को संसूचित किया ही जाना चाहिए। अगर प्रतिग्रहण का तथ्य प्रस्थापक को संसूचित नहीं किया जाएगा तो प्रस्थापक ये कैसे जानेगा कि अब संविदा में जो उसने प्रस्थापना दी थी वो वचन बन चुकी है और अब उसे अपने वचन का पालन करना है। ये बात वो जानेगा ही कैसे, क्योंकि प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई, प्रतिग्रहित होते ही प्रस्थापना बची नहीं, प्रस्थापना वचन बन गई, वचन बन गई। तो प्रस्थापना जिसने दी थी ये वचन उसी के लिए तो बनी, प्रस्थापक के लिए ये वचन बनी। लेकिन प्रस्थापक को पता तो लगे कि प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो गई है, पता तो लगे प्रस्थापना अब नहीं बची, प्रस्थापना अब वचन बन गई, ये बात उसकी जानकारी में तो है। और जब जानकारी में आएगी तभी तो वो अपनी प्रस्थापना का पालन करने की तैयारी करेगा, अदरवाइज कैसे करेगा, ठीक है ना। इसलिए प्रतिग्रहण का तथ्य है उसे संसूचित जरूर होना चाहिए, उसे पता जरूर लगना चाहिए, और पता ऐसे लगना चाहिए कि अगर विवाद उठे तो निर्विवाद तौर पर यह निर्धारित किया जा सके कि नहीं, आपको संसूचित किया गया था, आपको बताया गया था प्रस्थापना के प्रतिग्रहित होने का तथ्य, आपको पता लगा या नहीं लगा ये आपकी किस्मत, क्योंकि जो काम करने का प्रयास होगा वो काम हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। हम सिर्फ जो कुछ कर सकते हैं वो काम को करने के आशय से काम को करने का प्रश्न, बस इतना ही कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद होगा नहीं होगा भगवान जाने। इसीलिए लिखा है धारा 3 में कि प्रस्थापनाओं, प्रतिग्रहणों और प्रस्थापना और प्रतिग्रहणों के प्रतिसंग्रहण की संसूचना किसी ऐसे कार्य से हुई समझी जाती है जो क्रमशः प्रस्थापना करने वाले, प्रतिग्रहण करने वाले या प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंग्रहण करने वाले के किसी साक्ष्य कार्य द्वारा, ठीक है ना, किया जाता है, संसूचित किया जाता है, या उन्हें संसूचित करने का प्रयास रखता है। ऐसे किसी काम के द्वारा संसूचना कर दी गई ये मान लिया जाता है, ठीक है ना। प्रयास, आशय ये दिखाई देना चाहिए प्रतिग्रहिता के स्तर पर, प्रस्थापना के स्तर पर, और अगर आप प्रसंग्रहण कर रहे हैं तो उस स्तर पर आपकी ओर से हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई ये सूचित करना प्रतिग्रहिता का कर्तव्य है। और प्रतिग्रहिता है कौन? जिससे प्रस्थापना की गई थी, किस उद्देश्य से? अनुमति प्राप्त करने के लिए। उसने अगर प्रतिग्रहित कर लिए प्रस्थापना तो वो प्रतिग्रहण के तथ्य को संसूचित करें। अब कानून ने जिम्मेदारी 2 रखी, किस पर? प्रतिग्रहिता पर, कि पहली बात
वो स्वयं प्रतिग्रहित करे, स्वयं। ठीक है। और चूंकि कानून में आप अपने काम को करने के लिए एजेंट की नियुक्ति कर सकते हैं, इसलिए आप कर सकते हैं प्रतिग्रहित, या एजेंट आपका कर सकता है, और कोई नहीं। आप स्वयं करें, इस बात में यह समाहित है कि आपका एजेंट भी आपकी ओर से प्रस्थापना को प्रतिग्रहित कर सकता है, इसमें यह बात शामिल है। लेकिन आप स्वयं करें, और न सिर्फ प्रस्थापना को प्रतिग्रहित करें, बल्कि प्रतिग्रहण के तथ्य को संसूचित भी करें। अगर आपने सिर्फ प्रतिग्रहित किया किंतु संसूचित नहीं किया, तो भी इस प्रतिग्रहण का कोई अर्थ नहीं। ठीक है ना। और संसूचित कौन करेगा? आप ही करेंगे, आप ही। जिसने प्रतिग्रहित किया है, आपकी ओर से कोई और कर दे, नो, ये नहीं होगा, आप ही करेंगे। ठीक है ना। देखें क्या कहता है, जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई कही जाती है। ठीक है। उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, अपनी अनुमति, उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है। तो यह संज्ञापित कौन करता है? वही जिसने प्रतिग्रहित की है। प्रतिग्रहित कौन करता है? जिससे की गई है, वही तो प्रतिग्रहित करता है। संज्ञापित करता है, एक शब्द में आ गया कि संज्ञापित करने की जिम्मेदारी ये किस पर है? जिससे प्रस्थापना की गई है, उसी पर है। यानी प्रतिग्रहिता को दो काम करने हैं। फर्स्ट, यू मस्ट एक्सेप्ट दैट प्रपोजल। ठीक है ना। बाई हिमसेल्फ, अपने आप ही आप करेंगे, अपने आप ही करेंगे। इसमें शामिल है कि अपने एजेंट के माध्यम से करवा लें, और प्रतिग्रहण के तथ्य को संज्ञापित भी करेंगे। दोनों काम आप ही करेंगे, और आपकी ओर से किसी और ने कर दिए तो अमान्य, संविदा का गठन नहीं हुआ। ठीक है। और इस धारा के, इन शब्दों के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझने के लिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए दो मुकदमे, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले और पावेल वर्सेस ली, दीज आर द टू केसेस, इंग्लिश केसेस। इनमें यह बात आई है कि प्रस्थापना का प्रतिग्रहण अगर उसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति ने किया जिससे वो की गई, जिससे, तो प्रस्थापना का प्रतिग्रहण अमान्य है। ठीक है ना। और प्रस्थापना के प्रतिग्रहण की संसूचना जिससे की गई है, उसके अतिरिक्त किसी ने प्रस्थापक को दी, तो भी प्रतिग्रहण की संसूचना अमान्य। और जब प्रतिग्रहण की संसूचना अमान्य, तो संविदा ही नहीं हुई, क्योंकि प्रस्थापना का प्रतिग्रहण ये जरूरी है। प्रतिग्रहण तब माना जाएगा जब न सिर्फ प्रतिग्रहण हो, बल्कि प्रतिग्रहण की संसूचना भी हो, दोनों काम हो गए हो। अगर प्रतिग्रहण हुआ किंतु प्रतिग्रहण की संसूचना नहीं हुई, तो संविदा का गठन नहीं होता, क्योंकि प्रस्थापना प्रतिग्रहित होकर वचन में परिवर्तित जरूर हुई, लेकिन वो वचन जिसे पूरा करना था, उसे तो वचन के बारे में पता ही नहीं लगा। आप कहेंगे अन्य ने बताया, तो अन्य के द्वारा जो कुछ बताया जाता है वो अफवाह होती है, अधिकृत सूचना नहीं होती, अधिकृत सूचना नहीं होती। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर यह अपलोड न हो कि अमुक दिन परीक्षा नहीं है, भले ही न हो, लेकिन विद्यार्थियों की भीड़ वहां खड़ी होती है, भले ही उन्हें पता है कि सूचना है, लेकिन अधिकृत वेबसाइट पर नहीं है, अफवाह भी हो सकती है। ठीक है। तो जो कुछ अधिकृत से नहीं पता लग रहा वो अफवाह है। हमें कहीं से कुछ पता लग गया इससे मतलब थोड़ी है। इसीलिए संविदा चूंकि क्या उत्पन्न करेगी? सिविल बाध्यता, सिविल बाध्यता, ऐसी बाध्यता उत्पन्न कर देगी जो पक्षकारों ने अपनी इच्छा से स्वयं पर अधिरोपित किए। सिविल बाध्यताएं कई प्रकार की हैं, टॉर्ट में भी सिविल बाध्यता है, लेकिन टॉर्ट में जो सिविल बाध्यता है
उसे पक्षकारों पर किसने रखा? कानून ने। ठीक है, वहां क्या कहते हैं? विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य का भंग। ठीक है, टॉर्ट में सिविल बाध्यता है लेकिन वो विधि द्वारा निर्धारित है, और संविदा में पक्षकारों द्वारा स्वयं बाध्यताओं को स्वीकार किया गया है। ये फर्क है सिविल और टॉर्ट की बाध्यता का। तो चूंकि आपने स्वयं बाध्यता को स्वीकार किया है तो आपको उस बाध्यता को पूरा तो करना होगा, लेकिन बाध्यता को पूरा करने की जिम्मेदारी किस पर है? कम से कम उसे पता तो लगे कि उस पर कोई बाध्यता उत्पन्न हुई। और पता लगना सिर्फ अधिकृत स्रोत से होता है। अधिकृत स्रोत के अन्यथा जो कुछ किसी को पता लगता है वो अफवाह होती है, वो जानकारी नहीं होती। उसे अफवाह कहते हैं, उसे सुनी सुनाई बात कहते हैं। इसीलिए भारतीय संविदा अधिनियम में फेल्ट, ठीक है, बिंडले पर क्या हमने कहा था? फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले और पावेल वर्सेस ली, इन मुकदमों के निष्कर्ष को भारतीय संविदा अधिनियम की प्रतिग्रहण की डेफिनेशन में स्थान दिया गया है इन शब्दों के रूप में। फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले के तथ्य देखें, खूब पता है आप लोगों को कि जो वादी है उसका कहना यह है कि उसने अपने भतीजे को यह कहा था कि अब घोड़ा हमने इतने रुपए में खरीदना है। उसने प्रस्थापना दी थी। वादी ने अपने भतीजे को घोड़ा एक अमुक धनराशि के बदले खरीदने की प्रस्थापना दी। भतीजे ने उसको स्वीकार किया। उसको स्वीकार किया, यह कैसे पता लग रहा है? इसलिए क्योंकि भतीजे ने अपने एजेंट से कहा कि ये घोड़ा चाचा ने खरीद लिया है, इसे बेचना नहीं। इसका मतलब प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो गई थी। और उसी ने प्रतिग्रहित की जिससे प्रस्थापना की गई थी, उसी ने प्रतिग्रहित की थी। ठीक है, लेकिन जिसने प्रतिग्रहित की उसने प्रस्थापना की, जो प्रस्थापना का प्रतिग्रहण हुआ उसकी संसूचना प्रस्थापक को नहीं दी, कभी नहीं दी। ठीक है ना, प्रस्थापक को नहीं दी। भतीजे ने चाचा को इन्फॉर्म नहीं किया कि आपकी प्रस्थापना स्वीकार हो चुकी है। ठीक है, घोड़ा बिक गया आपके हाथ। प्रतिफल की अदायगी कब होगी अलग बात है, लेकिन संविदा अस्तित्व में आ गई। ये बात तब हो सकती थी जब भतीजा जिससे प्रस्थापना की गई थी प्रतिग्रहण की संसूचना, न सिर्फ प्रतिग्रहण करता बल्कि संसूचना करता। सूचित नहीं, सूचना नहीं, संसूचना करता। इन्फॉर्म नहीं करता, कम्युनिकेट करता। ठीक है, शब्दों के अर्थ को समझना चाहिए। जैसे हम लोग समझ लेते हैं ना कि अभय और निर्भय ये एक ही शब्द है। गलत। अभय और निर्भय एक शब्द नहीं होते। ठीक है, अभय इसकी अंग्रेजी क्या होगी? फियरलेस। और निर्भय इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इन स्पाइट ऑफ द फियर। ठीक है, भय के बावजूद। निर्भय कौन है? निर्भय वो है जो भयकारक परिस्थितियों में भी भयभीत नहीं है, वो है निर्भय। ठीक है, वो जानता है कि भयभीत कर देने योग्य परिस्थितियां मौजूद हैं। आग लगी हुई है, जल सकते हैं, तो इन स्पाइट ऑफ द फायर वो आगे घुस रहा है। निर्भय, बहादुर है, इसके लिए कहेंगे हम बहादुर है। और अभय होलिका को उपलब्ध है, फियरलेस है, नहीं डरे, उसके अंदर डर ही नहीं है। आग कुछ होती नहीं, जला ही नहीं सकती। ठीक है ना, एक शब्द नहीं है। अभय, निर्भय, भय, ये एक शब्द नहीं है। भय तो नहीं है, अभय और निर्भय भी नहीं। अभय का मतलब क्या हुआ? फियरलेस। निर्भय इन स्पाइट ऑफ द फियर। ये फर्क है। तो कानून में शब्दों पर बड़ा ध्यान देना है, सूचना नहीं, संसूचना।
ठीक है, संसूचना, ज्ञान नहीं, संज्ञान। ठीक है ना, हमने आपसे कहा था संज्ञान कहती आउन नॉलेज है। ठीक है, आउन नॉलेज है, व्यक्तिगत ज्ञान है, व्यक्तिगत ज्ञान है जो आपने प्राप्त किया। आप ज्ञान कैसे प्राप्त करें? ज्ञानेंद्रियों से, अपने ज्ञानेंद्रियों से। ठीक है, संज्ञान ऐसे या कहता संसूचना, नॉट सूचना, नॉट इंफॉर्मेशन। और संसूचना किसे करनी है? भतीजे को, वो बताएगा चाचा को कि आपका घोड़ा, आपकी प्रस्तावना घोड़े के संबंध में स्वीकार हो गई। उसने उसे नहीं बताया, भतीजे ने चाचा को नहीं बताया, अपने एजेंट को बता दिया। संसूचित किसे करना था? चाचा को। कैसे, किसे कर दिया? अपने एजेंट को। तो प्रस्तावना प्रतिग्रहित तो हुई, किंतु आधा काम हुआ, संसूचना नहीं हुई। एजेंट ने घोड़ा उठाया, बेच दिया। अब चाचा जिसने घोड़ा खरीदा उस पर मुकदमा लाएंगे, तो हमारा घोड़ा बिक चुका था, क्योंकि प्रस्तावना में दी थी, प्रतिग्रहित हो गई थी, और प्रतिग्रहण की संसूचना ये भी हो गई थी, क्योंकि एजेंट को बता दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि संसूचना किसे होनी चाहिए थी? आपको होनी चाहिए थी, आपको होनी चाहिए थी। आपको कहां हुई? भतीजे ने आपको कब बताया? अपने एजेंट को बताया होगा। तो संसूचना किसे होनी चाहिए थी? आपको होनी चाहिए थी, क्योंकि घोड़े के मूल्य का भुगतान किसे करना था? आपको करना था ना। आपको तो कभी पता नहीं लगा, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। कोर्ट ने संविदा हुई, ये माना ही नहीं, उनका घोड़ा बिका ही नहीं था। और जो घोड़ा बिका ही नहीं, तो एजेंट ने एक गैर बिके हुए घोड़े को एक थर्ड पार्टी को बेचा। तो उसने गलत क्या किया? एजेंट ने थर्ड पार्टी से घोड़ा चाचा को क्यों दिला दिया जाए? ये चाचा भतीजे मिलकर कानून को मूर्ख नहीं बना सकते। ठीक है, ये चाचा और भतीजे मिलकर कानून को बेवकूफ बना ले, ये नहीं हो सकता। ये स्मार्ट बनना है। ठीक है, तीसरे पक्ष को छूतिया बना देना चाहते हैं, बेवकूफ बनाना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, तीसरा पक्ष बिल्कुल उसकी सही संविदा हुई, सही हुआ। घोड़ा बिका ही कब था? तुमने कहा था भतीजे से हम खरीद लेंगे। भतीजे ने बताया था तुम्हें कि तुम्हारी प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो गई? बताया होगा अपने एजेंट को। बताना किसे था? तुम्हें तो बताया नहीं। पावेल वर्सेस ली, एक व्यक्ति सेलेक्ट हो गया, इंटरव्यू हुआ, वो सेलेक्ट हो गया। जो सिलेक्शन बोर्ड के अधिकारी थे, उनमें से जो सूचना देने के लिए अधिकृत नहीं था, उसने बता दिया कैंडिडेट को कि तुम सेलेक्ट हो गए। सिलेक्शन बोर्ड ने अपना निर्णय बदल दिया, ये मुकदमा लाए। कोर्ट ने कहा नहीं, संसूचना जिसकी ओर से आनी थी उसकी ओर से आनी चाहिए थी। आपके पास संसूचना थी आपके प्रस्ताव के प्रतिग्रहण की, ठीक है, ठीक, लेकिन संसूचना करने का हक जिसको है वो कौन है? जिससे प्रस्थापना की गई है उसी को। उसने प्रस्थापना को प्रतिग्रहित करने में किसकी किसकी मदद ली है, इससे मतलब नहीं है। और वो मददगार उनमें से कोई आपको संसूचित कर देंगे प्रस्थापना के प्रतिग्रहण के तथ्य से, तो अफवाह है, दैट इज नॉट ऑथोराइज्ड। इसलिए नहीं, ये नहीं हो सकता। तो पावेल वर्सेस ली और बिंडले वर्सेस फेल्टहाउस, दो से जो दो में निर्णय हुए, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रस्थापनाओं के प्रतिग्रहण के संबंध में हमारे अधिनियम में व्यवस्था हुई। और उन्होंने कहा कि जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है, शब्द एकदम क्लियर है, जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की गई, प्रस्थापना जिससे की गई वो है कौन? प्रतिग्रहिता। उसे आगे हम प्रतिग्रहिता इस नाम से जानेंगे, ठीक है ना, इसी नाम से जानेंगे। तो अगर हम प्रतिग्रहिता उसे कह दें तो कोई दोष नहीं है। ठीक, कहता है जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की गई है, उसके, ये उसके शब्द किसके लिए आया है? प्रस्थापना के लिए। ये उसके शब्द प्रोनाउन के तौर पर आया है, और किसके लिए आया है? प्रस्थापना के लिए। क्योंकि क्या कहता है? जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति, उसके किसके प्रति? प्रस्थापना के प्रति अपनी अनुमति, अपनी, ये अपनी शब्द किसके लिए?
जिससे प्रस्थापना की गई है उसी के लिए है। अपनी अनुमति संज्ञापित करता है तो संज्ञापित अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, इसका मतलब स्वयं करता है, स्वयं करता है। ठीक है, अपनी अनुमति आप ही संज्ञापित करेंगे या आपका अधिकृत व्यक्ति संज्ञापित करेगा। ठीक है ना, तभी आपकी अनुमति संज्ञापित हुई है। अगर आपकी ओर से जिसे संज्ञापित करने का हक नहीं है तो उसने आपकी अनुमति संज्ञापित नहीं की है, बल्कि अपनी इच्छा से एक सूचना प्रस्थापक को संज्ञापित की है, अपनी इच्छा से, अपनी अनुमति संज्ञापित नहीं की है। अपनी अनुमति संज्ञापित करने का तो काम सिर्फ और सिर्फ दुनिया में आप ही कर सकते हैं, या आपके द्वारा जिसे आपकी ओर से काम करने के लिए अधिकृत किया गया सिर्फ वही आपकी अनुमति को संज्ञापित कर सकता है। दूसरा आदमी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। मीनिंग देयर बाय आइदर यू और योर एजेंट, ओनली दोज कैन कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। ठीक है ना, और जब ये आप कर देंगे, जब ये आप कर देंगे तो जो परिणाम पैदा होगा वह कहता है आगे कि प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो जाने पर वचन हो जाती है। प्रस्थापना जब प्रतिग्रहित हो गई, ठीक है ना, तो वचन बन गई। अब प्रस्थापना नहीं बची, अब वचन आ गया। और ये वचन किसने दिया है? वचनदाता ने। वचनदाता, अब प्रस्थापक की जो स्थिति है, प्रस्थापक की जो हैसियत है वो बदल गई, और अब प्रस्थापक को हम वचनदाता कहेंगे। ठीक है ना, और जिसने प्रतिग्रहित किया है उसे हम वचन ग्रहीता कहेंगे। ठीक है ना, तो वचन ग्रहीता और वचनदाता यहां से उत्पन्न हो जाएंगे। वही वो सी कह रहा है कि प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति वचनदाता कहलाता है और प्रस्थापना प्रतिग्रहित करने वाला वचन ग्रहीता कहलाता है। ठीक है ना, लेकिन जरूरी क्या है, आप प्रस्थापनाओं को संज्ञापित करें और आप प्रतिग्रहण को भी संज्ञापित करें। और संज्ञापित का मतलब क्या हुआ? घोषणा पूर्वक, आशा पूर्वक खुला काम करना। प्रस्थापनाओं को सूचित करने के दृष्टिकोण से, प्रतिग्रहण को सूचित करने के दृष्टिकोण से खुला काम करना, साक्ष्य करना, ऐसा काम करना जिसके द्वारा यह दिखाई दे कि वाकई आप प्रस्थापना या प्रतिग्रहण को संसूचित करने का प्रयास ये कर रहे हैं। ऐसा जब दिखाई देगा तभी धारा 3 के अर्थों में प्रस्थापना या प्रतिग्रहण संसूचित किया गया है यह कहा जा सकेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है ना, अब एक सवाल, चूंकि संविदा अधिनियम व्यापार का आधार है, ठीक है ना, और व्यापार दूर देशों से होता है। ठीक है, व्यापारी जो संविदा करते हैं अक्सर, ठीक है, अक्सर व्यापार संविदाओं के माध्यम से होता है, तो वे व्यापारी एक ही स्थान पर बैठे नहीं होते। उन्हें अपनी प्रस्थापनाओं को और प्रतिग्रहणों के तथ्यों को एक दूसरे को संसूचित करना होता है। संसूचना अनिवार्य है, चाहे प्रस्थापना की हो और चाहे प्रतिग्रहण की हो। संसूचना जरूरी है, बिना संसूचना के कुछ नहीं हो सकता। और संसूचना का अर्थ हुआ खुला काम, खुला काम जो सब देखें, और वो खुला काम संसूचना देने के आशय से होना चाहिए या संसूचना को देने का प्रयास करते हुए आप दिखाई दें। ठीक है ना, ऐसे होना चाहिए। तो जिस समय 1872 में तो हमारा ही भारतीय संविधान अधिनियम है, 1872 में तो हमारा ही है, उससे पूर्व इंग्लैंड में जो दूर स्थानों पर बैठे व्यक्तियों के मध्य, ठीक है, एक दूसरे से वार्तालाप करने का जो सुलभ साधन था वो केवल और केवल डाक। ठीक है ना, डाक। इसलिए डाक के माध्यम से अगर संसूचना की जाए, आप तो एक दूसरे से बात करने के और एक दूसरे को अपनी प्रस्थापना से या अपनी प्रतिग्रहण के तथ्य से संसूचित करने के बहुत साधन आ गए। टेलीफोन आ गया, टेलेक्स आ गया, फैक्स आ गया, स्पीड पोस्ट आ गया, कुरियर आ गया, बहुत चीजें आ गई। लेकिन
1872 और उसके पूर्व दो दूर स्थानों पर बैठे व्यक्तियों के बीच डाक के अतिरिक्त एक दूसरे से बात करने के माध्यम बहुत कम थे। या तो व्यक्तियों को भेजकर, एजेंटों को भेजकर करवाएं, या तो एजेंटों को भेजकर, या डाक के माध्यम से, और या फिर अड़ोस पड़ोस सामने सामने बैठकर करें। इसके अलावा कोई तरीका नहीं था। तो आमने सामने बैठकर करें तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं। एजेंटों के माध्यम से करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर डाक के माध्यम से प्रस्थापना दी जा रही है और डाक के माध्यम से प्रतिग्रहण किया जा रहा है, ठीक है ना, अगर डाक के ही माध्यम से हो रहा है, अच्छा, जब तक प्रतिग्रहण नहीं होगा, ठीक है, तब तक प्रस्थापना रहेगी, प्रतिग्रहित होते ही वचन बनेगी। लेकिन वचन बनते ही संविदा हो जाए, नहीं, ठीक है, वचन बन गई है अर्थात प्रतिग्रहित हो गई, इसकी संसूचना प्रस्थापक को आए तभी तो संविदा आगे बनेगी, नहीं तो होगा कैसे। दोनों काम होने चाहिए। अब प्रस्थापना भी डाक से हुई और प्रतिग्रहण भी डाक से हुआ, तो डाक में लेटर पड़ेगा, पढ़ने के बाद डाकखाने जाएगा, शर्ट आउट होगा, फिर पोस्टमैन जाकर देगा, ठीक है, तब आप तथ्यों से अवगत होंगे, चाहे प्रस्थापना का हो, चाहे प्रतिग्रहण का हो, किसी का भी हो। तो संविदा का गठन किस क्षण हुआ? जब डाक में डाला गया पत्र या जब मिला, किस क्षण हुआ? यह समस्या पैदा होती है, ठीक है। और इस समस्या का, यह समस्या इंग्लैंड में भी पैदा हुई और यह समस्या हिंदुस्तान में भी पैदा हुई। हिंदुस्तान में डाक के माध्यम से जब प्रस्थापनाओं को दिया जाएगा या प्रतिग्रहण दिए जाएंगे, तब संविदा का पूर्ण होना कब और कैसे घटित होता है और इंग्लैंड में कैसे घटित होता है, एक सवाल। और आज की डेट पर जब प्रस्थापनाओं को संसूचित करने के और प्रतिग्रहणों को संसूचित करने के इतने माध्यम आ गए, तो डाकखाने के मामले में जो सिद्धांत लागू किया जाएगा, ठीक है ना, कि जिस क्षण डाकखाने में चिट्ठी डाली गई, प्रस्थापना की या प्रतिग्रहण की, उस क्षण संविदा हुई, या जब जिसे वो चिट्ठी मिलनी है उसे मिली तब संविदा का गठन हुआ। इस सिद्धांत को क्या वर्तमान जो आधुनिक साधन है, यानी फोन, ठीक है, इन पर भी लागू किया जाएगा या इन पर लागू नहीं किया जाएगा? ये दो प्रश्न बचते हैं। इन दोनों प्रश्नों पर कल बात करेंगे। देखिए,